नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर चाहे वो राजनीति की बात हो, सियासत की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कोई खबर हो या फिर खेल से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण खबर हो, हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। खासतौर पर अपने संवाददाताओं के जरिए लेते हैं उन खबरों से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर, क्या सलाखों के पीछे है वजाहत? जी हां, इस वक्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त हमें मिली है अब से कुछ ही देर पहले कि वजाहत को बीते कल शाम को उसको हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां यूक्रेन ने उड़ाई है पुतिन की नींद। तो यूक्रेन ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। एक के बाद एक 2 हमले अभी हाल ही में किए जा चुके हैं यूक्रेन की तरफ से, और ये दूसरा हमला किस तरीके से रहा है बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है खेल जगत से जुड़ी। जी हाँ, रॉयल चैंपियंस बना है बेंगलुरु। आईपीएल का कल आखिरी मुकाबला रहा और आखिरी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब अपने नाम किया है। आखिर किस तरीके से खिताब बेंगलुरु के नाम हुआ है और साथ ही किस किस प्लेयर को कौन कौन से चीज़ नवाजा गया है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां पुणे की 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। और इस बीच शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान कादरी रशीदी की भी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल वजाहत पर भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि कल शाम को वजाहत को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन वहीं बीते कल कोलकाता हाईकोर्ट में शर्मिष्ठा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बड़ी जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता दें, कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त वजाहत। ये इस वक्त सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां आपको बता दें कल शाम की ये बात, और कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लालगंज में रखा गया है वजाहत को इस वक्त। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बात नहीं कही गई है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि विदेशी फंड वाले एनजीओ फहाजत जो है वो चलाता था, और जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें भी सामने आई। पुलिस की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने अभी तक नहीं की है। इससे पहले, हालांकि वजाहत का नाम अभी पहली बार नहीं, इससे पहले 2020 में जब फ्रांस कॉन्सुलेट पर एक प्रदर्शन में भी उसका नाम सामने आया था, और फ्रांस के अखबार में उस दौरान एक विवादास्पद कार्टून छपा था, और उस कार्टून को लेकर जो प्रदर्शन किया गया उसका भी नेतृत्व वजाहत की तरफ से किया गया था। तो फिलहाल अभी उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि बंगाल पुलिस की तरफ से अभी नहीं की गई इस खबर से जुड़ी। लेकिन इसी के साथ बीते कल शर्मिष्ठा की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की, और कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण बात की है। शर्मिष्ठा की याचिका पर बीते कल ये सुनवाई हुई है, और इस सुनवाई के दौरान टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, आपके पास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन आप धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये बात बीते कल हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत की जो अंतरिम जमानत की मांग है उसे भी सीधे तौर पर ठुकरा दिया है शर्मिष्ठा की, और साथ ही ये भी एक टिप्पणी की है कि देश में विभिन्न समुदाय, जाति और धर्म के लोग हैं, और साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। इसके जरिए बीएनएस सेक्शन 35 की बात कही गई कोर्ट की तरफ से। पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसमें चाहे सजा 7 साल से ज्यादा हो या फिर सजा 7 साल से कम हो, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बीएनएस की सेक्शन 35 की कोई भी शर्त अगर पूरी होती है तो उस शख्स की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जा सकती है। हालांकि इस मामले में अब और एफआईआर दर्ज ना हो, ये बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कह दी गई है कि शर्मिष्ठा ने जो बयान दिया था आपत्तिजनक, उसको लेकर और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। ये आदेश सीधे तौर पर कोर्ट ने बीते कल दिया है।
इसके साथ ही राज्य को भी हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया गया है। अब राज्य जो है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ पूरा जो हलफनामा है वो दाखिल करेगा। साथ ही कोलकाता पुलिस से केस डायरी की भी मांग हाईकोर्ट ने करी है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कल यानी कि 5 जून को होगी। इसके साथ ही आखिर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी कब और कहां से हुई थी, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं शर्मिष्ठा पनौली, जो कि लॉ की स्टूडेंट भी हैं और साथ ही इन्फ्लुएंसर भी हैं। दरअसल उन्होंने एक वीडियो के जरिए समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद में ये वीडियो जब वायरल हुआ, विवाद होने पर शर्मिष्ठा की तरफ से माफी भी मांगी गई उस वीडियो को लेकर और साथ ही उस वीडियो को तुरंत ही डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 30 जून को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शर्मिष्ठा को भेज दिया और अब 13 जून तक न्यायिक हिरासत में ही शर्मिष्ठा रहेंगी और 13 जून तक वो रहेंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शर्मिष्ठा के सपोर्ट में भी अब कई लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिहाई की मांग की थी और इसके साथ ही शर्मिष्ठा के समर्थन में कंगना रनौत भी आ गई थी और उन्होंने पुलिस की तरफ से जो ये गिरफ्तारी शर्मिष्ठा की गई है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि वजाहत को कल शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस खबर से जुड़ी हुई नहीं की गई है। देखिए कृतिका, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गिरफ्तार किया गया या उनको हिरासत में सिर्फ रखा गया है, कागज के हिसाब से गिरफ्तार किया गया कि नहीं या उनको डिटेन किया गया कि नहीं, इसके बारे में पुलिस की तरफ से कुछ बताया नहीं गया। लेकिन पुख्ता मेरे सूत्र के हवाले से ये मुझे पता था कि कल शाम को वजाहत को उठा के लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस की हेडक्वार्टर है वहां पे लाया गया है और हो सकता है कि उसे वजाहत को किसी तरह से कुछ प्रोटेक्शन देने की कोशिश कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो शर्मिष्ठा है उनके खिलाफ और एफआईआर नहीं किया जा सकता है, ये हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया है। लेकिन वाजिद की केस में ऐसा कुछ बताया नहीं कि वाजिद के खिलाफ कुछ एफआईआर नहीं किया जा सकता है। वाजिद के खिलाफ देश की कोने कोने पर, खासतौर से असम में जो एफआईआर किया गया उसके लिए हो सकता है किसी भी समय पे असम पुलिस या गुवाहाटी पुलिस वो कोलकाता के लिए रवाना हो जाए। तो इस ऐसी स्थिति में वाजिद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वाजिद का हिस्ट्री है, जैसे आपने बताया कि जब वो शार्ली हेब्दो बोल के जो पेरिस की कार्टून न्यूज मैगजीन है उसमें कुछ विवादित कार्टून निकालने के बाद जो कुछ भी हंगामा हुआ था उसमें वाजिद के काफी अहम भूमिका पाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वाजिद कोई मामूली इंसान है, उसके पीछे काफी सारे उनका एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज अगर सामने आ जाए तो हो सकता है कि कोलकाता पुलिस के लिए वो या बंगाल पुलिस के लिए या तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी बेइज्जती की बात हो जाए। इसीलिए हो सकता है कि वाजिद को किसी सुरक्षित जगह पे रखा गया है। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, बीते कल की हम बात करें तो कोर्ट की तरफ से साफ, तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी शर्मिष्ठा की याचिका पर, तो साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, ये बात कोर्ट ने कही। और जब अपराध अगर दोनों का एक जैसा है, शर्मिष्ठा का और वजाहत का, तो आखिर एक्शन एक जैसा क्यों नहीं नजर आ पा रहा? इसीलिए कोर्ट की तरफ से बताया गया कि ठीक है, लेकिन फिलहाल शर्मिष्ठा के खिलाफ और किसी भी एफआईआर को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि कोलकाता पुलिस की जो थाना गार्डन रिच ने इनको गिरफ्तार किया, उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेट आईओ है उनको बताया गया है कि आप केस डायरी हमारे समक्ष रखे कल, मतलब 5 जून, जैसे आपने रिपोर्ट में कहा। तो कल ये केस डायरी सामने लाने के बाद पता चलेगा कि किस किस धारे पर बीएनएस की शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दायर किया गया। और आपने जैसे बताया कि इसी जगह पे कोलकाता पुलिस काफी प्रेशर में है कि अगर वजाहत की जो उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका जो एफआईआर की भाषा है और ये शर्मिष्ठा के खिलाफ की एफआईआर की जो भाषा है, तो मतलब दोनों ही अगर एक तरह की गुनाह है तो उस समय पे कहां तक वजाहत को बचाना कोलकाता पुलिस के लिए मुमकिन है, ये तो मुझे
पता नहीं कल पता चलेगा, शायद नहीं हो पाए तो। जी प्रसन्नजीत, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते कल भी हमने इस खबर को दिखाया था कि असम की तरफ से वहां असम से पुलिस रवाना कर दी गई है वजाहत की गिरफ्तारी के लिए और पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंच भी चुकी, लेकिन उसके बाद में ही तुरंत पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वही हिरासत में ले लेते। क्या ये माना जाए कि असम पुलिस से बचाने की कोशिश वजाहत को की जा रही है पश्चिम बंगाल की तरफ से? कृतिका, ये तो सीधी तरह से मैं कह नहीं सकता, लेकिन इशारा काफी है। इशारा काफी है कि क्योंकि कल हमारी रिपोर्टर को हमने जब वजाहत की गार्डन रीच वाले घर पे भेजे थे तो वो बाहर से ताला लगा हुआ था, ना उनका पिताजी का कोई पता चला, ना वजाहत का पता चला। लेकिन शाम को जब किसी जगह से वजाहत को उठाकर फिर लाल बाजार जा रहा था, तब मुझे पता चल गया कि वो गाड़ी में है और लाल बाजार लिया जा रहा है। तो मतलब पुलिस को पता था कि वजाहत है कहाँ, उनका घर में ताला हो, जो भी हो। उनका पिताजी भी शायद पुलिस का किसी सेफ हाउस, आजकल जो जिस तरह से बताया जाता है ये सब OTT प्लेटफॉर्म की काफी सारे इसमें सेफ हाउस, तो सेफ हाउस में हो सकता है कि इनको रखा गया है। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबर आप तक पहुंचाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग अभी फिलहाल थमती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। रूस अभी यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले से उभरा भी नहीं था कि यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने बीते 3 दिन में रूस पर यह दूसरा बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाली जो सड़क और रेल पुल का जो जलस्तर से नीचे विस्फोटकों से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 1100 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही अगर इससे पहले नजर डालें तो यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक करके कई विमानों को नुकसान पहुंचाया था और ऐसे में देखना ये होगा कि अब रूस इस हमले का किस तरीके से जवाब देता है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन ने किस तरीके से रूस को नुकसान पहुंचाया है। वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी के अंदर 1100 किलोग्राम का ये पूरा विस्फोटक लगाया गया था और उसके बाद में इस पुल को उस विस्फोटक के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीधे तौर पर ये रूस की तरफ से 3 दिन के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर। यूक्रेन ने क्रीमिया का ये ब्रिज उड़ाया है, जिसमें 1100 किलो TNT के बराबर विस्फोटक से इसे तबाह किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हमने आपको दिखाई। लेकिन इसके साथ ही रूस ने कब्जे के बाद ये ब्रिज बनाया था, जिस ब्रिज को इस वक्त यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया है, जिस तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही 100 से ज्यादा ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर किया जा चुका है, जिसमें कई सारे विमानों को निशाना बनाया गया था। रूस के जो बम वर्षक ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। ये तमाम 40 से ज्यादा वो विमान थे जो बम वर्षा करते थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसको लेकर जेलेंस्की ने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन रूस शांति के खिलाफ है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर इस बात को कहा है। इस्तांबुल में जो शांति वार्ता हुई वो भी फेल नजर आई और रूस ने पुरानी ही शर्तें रखी हैं इस शांति को लेकर के। और यूक्रेन की मदद को आगे ब्रिटेन जो है वो इस वक्त आगे आ चुका है। ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन की पूरी तरह से मदद कर रहा है और यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का वादा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही तोप के 1,40,000 गोले पहले ही ब्रिटेन भेज चुका है यूक्रेन को और अब ड्रोन्स की बात कही गई है।
इसके साथ ही 4.5 मिलियन पाउंड की सैन्य मदद का भी ऐलान ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन इस वक्त खुलकर सामने आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस जंग की अगर हम बात करें तो 1196 दिनों से ये जंग लगातार जारी है और इस जंग में सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस से कई इलाके छीने हुए हैं। क्रीमिया ब्रिज पर भी बड़ा हमला किया गया जिससे रूस कहीं ना कहीं भड़क गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो हमला किया था पानी के अंदर से और इस ब्रिज को ध्वस्त किया। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, जैसा कि ब्रिटेन की तरफ से अगर हम देखें तो ब्रिटेन पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ यूक्रेन को इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पुतिन का समर्थन घट चुका है और जेलेंस्की का कद इन दिनों बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है। ये जो जंग पिछले कई दिनों से चल रही है, 1196 दिनों से जो ये जंग चल रही है, उससे दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ट्रंप की वापसी जहां यूक्रेन की मदद भी घटा दी है। एक तरफ ट्रंप जब वापस आते सत्ता में, जिसके बाद में यूक्रेन की जो मदद कर रहे थे वो घटा दी गई। अमेरिका युद्ध से परेशान है। पैसा रोकने की भी बात अमेरिका की तरफ से की गई है क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। कई तमाम कोशिशें भी की गई हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए, इस युद्ध पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन बातचीत की जो तमाम कोशिशें हैं वो सीधे तौर पर नाकाम नजर आई हैं। आखिर रूस और यूक्रेन किन वजहों से भिड़े हैं, एक नजर उस पर डालें। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर यह बड़ा हमला बोला था, फरवरी 2022 से, और इसके बाद में नाटो में शामिल होने से रूस जो है वो नाराज था और साथ ही कीव पर मिसाइलों की बौछार उसने कर दी थी और जिसके बाद में पूरे देश में हड़कंप मच गया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हथियार नहीं डाले और लगातार पहले दिन से लगातार यूक्रेन एक एक चीज का जवाब दे रहा है और ऐसे में पुतिन की तरफ से कहा गया कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये बात कही गई। तो वहीं अमेरिका, यूरोप ने रूस पर भारी पाबंदियां भी लगा दी है कि आखिर किसी भी हाल में ये जो युद्ध चल रहा है उस पर रोक लग सके। लेकिन मौजूदा हालात क्या है आज की तारीख में, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो ये जो जंग चल रही है उसका कोई खास असर अभी तक हमें नहीं दिख रहा है। जहां की और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि तमाम कोशिशें तो की जा चुकी हैं इस युद्ध पर विराम लगाने की, लेकिन फिलहाल ये जंग रुकने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। देखिए कृतिका, 1200 दिन करीब हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई शुरू हुए और लग रहा था कि जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो उनको लगा कि, और पूरी दुनिया को लगा कि शायद अब यूक्रेन को पीछे हटना होगा और अमेरिका जो है वो रूस के साथ आ गया है। लेकिन अब जिस तरह से ब्रिटेन ने सपोर्ट किया है और जिस तरह से ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया है यूक्रेन ने, उसको देखकर लगता है कि अब बहुत मुश्किल होगा इस लड़ाई को रोकना, क्योंकि अब रूस पूरी ताकत से हमला करेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि किस तरह से हम ये देखें कि किस तरह से यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से 500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर अंदर तक रूस के हमला किया है और उसके 5 जो एयरबेस हैं उनको उड़ा दिया है। और इसमें अगर हम बात करें एयरबेसिस की तो बेलाया एयरबेस है साइबेरिया में, ओलेनिया एयरबेस है आर्कटिक रीजन में, इवानोवा सेवर्ने एयरबेस है इवानोवो में, जो कि 800 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर है यूक्रेन रूस बॉर्डर से। और इसके अलावा यूक्रेन एयरबेस है जो रशिया का सबसे फार ईस्ट में, मतलब पूर्व में सबसे दूर है, ये करीब 8000 किलोमीटर है यूक्रेन रशिया बॉर्डर से। तो इतनी दूर जाकर अगर यूक्रेन का ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब सफल होता है, हालांकि डिकॉय यूज़ किया था रूस ने अपने एयर बेसिस पे पेंट करके रखा था हवाई जहाज़ों को, ताकि ऊपर से आप दिखे तो आपको पता ना चले कि ये असली हवाई जहाज़ है या ये पेंट किया हुआ है। उसके अलावा हवाई जहाज़ के ऊपर जो उनके फाइटर जेट्स थे उनके ऊपर टायर लगा के रखे थे, बावजूद इसके ये एक ज़बरदस्त हमला है और रूस अब इसका जवाब देगा। मुझे लगता है कि लड़ाई अब और भयानक होने वाली है। बिल्कुल, इसके लिए देखना होगा कि रूस की तरफ से आखिर क्या जवाब दिया जाता है यूक्रेन के इन हमलों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ पंच में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात करेंगे आईपीएल की। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल के इंतजार को बीते कल खत्म कर दिया है और उन्होंने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब आईपीएल 2025 की चैंपियन बन चुकी है और पंजाब किंग्स का ट्रॉफी का ये सपना टूट गया है। जीत के बाद सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन इसके साथ ही विराट कोहली की आंखों में आंसू भी झलक आए और ये आंसू थे खुशी के आंसू। दरअसल बीते कल 191 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसके बाद में विकेट गिरते गए और पंजाब किंग्स 184 रन ही बना पाई। कल हुए इस मुकाबले में और क्या कुछ खास रहा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे 17 साल का सूखा आरसीबी ने खत्म किया है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल का सूखा आरसीबी ने बीते कल खत्म कर दिया। 17 साल से इंतजार था और पहली बार आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो आरसीबी के खाते में गई है। पंजाब किंग्स को हराकर पहला आईपीएल ये जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा। कल देर रात की मैच चला। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी इस दौरान बीते कल देखने को मिली है और तीसरी बार मैन ऑफ द मैच भी वो बने हैं। 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 विकेट उन्होंने झटके हैं। लेकिन इसके साथ ही आरसीबी के मैच में आखिर कौन कौन विनर्स रहे, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पर। जहां आपको बता दें कि प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड में अगर हम देखें तो कुणाल पांड्या को 3 अवार्ड मिल चुके हैं, रजत पाटीदार को 2 और विराट कोहली को 1 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही फिल सॉल्ट को 1 अवार्ड दिया गया, टीम डेविड को 1 और रोमारियो शेफर्ड को भी 1 अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। जितेश शर्मा को 1 और साथ ही जोश हेजलवुड को 1 और सुयश शर्मा को भी 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल चुका है। और आईपीएल में युवा भारतीयों का भी जलवा इस बार काफी देखने को मिला है और किस तरीके से युवा भारतीयों को जलवा दिखा, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। जहां युवा भारतीयों की अगर हम बात करें तो युवा भारतीयों में साई सुदर्शन ने धमाकेदार प्रदर्शन इस बार किया है इस पूरे आईपीएल के दौरान और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने भी पर्पल कैप जीती है, पर्पल कैप उन्होंने हासिल की है और पर्पल कैप हासिल करने के बाद में और किस किस को क्या कुछ मिला है एक नज़र उस पर भी हम डाल रहे हैं। लगातार इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप अपने नाम की है अपने शानदार प्रदर्शन के कारण। साथ ही टूर्नामेंट में 25 विकेट उन्होंने झटके हैं इस पूरे आईपीएल 2025 की जब हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या ने भी धाक जमाते हुए नजर आए। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। इस बार एक नया कीर्तिमान उन्होंने भी हासिल किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौरव, किस तरीके का मैच रहा है, क्योंकि आरसीबी की तरफ से अगर हम देखें तो तमाम ये कोशिशें रही कि इस बार का आईपीएल उनके नाम हो और उन्होंने ये जीत दर्ज भी कर ली है। जाहिर तौर पर अगर आप देखें कल का मुकाबला जिस तरह से खेला गया और दोनों टीमों को देखें बहुत अच्छा मुकाबला रहा, क्योंकि केवल 6 रन से आरसीबी जो है वो इस मुकाबले को जीत पाई। तो इससे अंदाजा लगता है कि दोनों ही टीमें, क्योंकि आप देखिए ना 22 मार्च से ये आईपीएल का पूरा कारवां स्टार्ट होता है और उसके बाद 2 महीने की पूरी मेहनत होती है। तो कोई भी टीम ये नहीं चाहती है 2 महीने मेहनत के बाद जब फाइनल तो हार देखने पड़े। फाइनल है तो कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, ये तो होना ही है। तो एक बेहतर टीम जो है वो कहीं ना कहीं जिसने प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसने सिचुएशन को समझा, मैं समझता हूं कल आरसीबी की टीम जो थी शुरुआत से ही अगर आप देखें तो आरसीबी में जैसे कि आपने खुद भी दिखाया कि अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच होते रहे। ये टीम जो है वो एक पूरी टीम के यूनिट के तौर पर नजर आई, किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही। बड़े नाम जरूर थे इस टीम में, विराट कोहली सबसे बड़े नाम थे। इसके अलावा अगर बात करें तो फिल सॉल्ट थे, शुरुआती चरणों में देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल भी थे और इसके अलावा गेंदबाजी देखें तो भुवनेश्वर कुमार थे, जोश हेजलवुड थे, तो कई सुयश शर्मा थे, तो कई एक खिलाड़ी थे जिन्होंने यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन कल पंजाब की टीम जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में अपने आप को उसने धीमा पाया। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए था वो सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।